चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, इसी तरीके से जो सर्चिंग एंड फाइंडिंग या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन जो है, बेसिकली आप बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी ऐसे हैं जहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब भी आप एआई को यूज करते हुए कोई भी पाथ फाइंडिंग या सर्चिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें आप इनडायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग ही अप्लाई कर रहे हैं। उसमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं रियल वर्ल्ड, जैसे रूट प्लानिंग है, इसको राउट प्लानिंग भी पढ़ते हैं, रूट प्लानिंग भी पढ़ते हैं, एज यू विश, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें इसको। तो राउट प्लानिंग इसको ज्यादा कहा जाता है। राउट प्लानिंग है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप बेसिकली ये चाह रहे होते हैं कि जो भी आपका पाथ है वो आप उसको कम से कम टाइम के अंदर और कम से कम कॉस्ट के अंदर उसे अचीव कर लें। और दूसरा ट्रैवल सेल्समैन प्रॉब्लम, टीएसपी जिसको कहा जाता है। ठीक है, और जो इसको एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम भी कहा जाता है। एनपी कंप्लीट, आई होप आप लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ के आए हैं तो आप लोगों को पता होगा एनपी कंप्लीट क्या होता है। वीएलएसआई लेआउट, ये भी एक अलग एक और प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जाता है। रोबोट नेविगेशन है और असेंबली सीक्वेंसिंग है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई सिस्टम्स या एआई एजेंट्स। सो अगर हम उसी अपने मिशनरीज एंड कैनाबल को के प्रॉब्लम को लें, ठीक है, तो उसका अगर हम सर्च ट्री बनाएं तो सर्च ट्री क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्री और ग्राफ इंट्रोड्यूस कराने का वो है। ग्राफ ट्रीज आपने वैसे पढ़े होंगे, आई होप। ग्राफ और ट्री पढ़े हैं आप लोगों ने? चलें, ग्राफ और ट्री में सिंपल एक मेजर जो डिफरेंस होता है वही होता है कि जो ट्री होता है उसमें साइकिल्स नहीं होते, ग्राफ के अंदर साइकिल्स होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। बाकी बाइनरी ट्री अलग है, डिफरेंट सब वर्जन्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, ग्राफ्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स होते हैं, बाइपार्टाइट ग्राफ होते हैं, इंडिपेंडेंट ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं इनकी। ठीक है, लेकिन मेजर डिफरेंस जो है वो यही एक है, साइकिल वाला। अच्छा जी, तो लेट्स से अगर हम उसको अपने मिशनरीज एंड कैनाबल्स के प्रॉब्लम को ट्री के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल मैप करना चाहें, ठीक है, तो उस लिहाज से हमारी इनिशियल स्टेट जो हमें गिवन थी वो 3,3,1 थी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि हम हर सक्सेसर स्टेट को एक्सपेंड करेंगे। यानी अगर मैं 3,3,1 पे हूँ तो मैं किस किस स्टेट पे जा सकता हूँ जो कि मेरी लीगल है। ठीक है, तो 2,3,0 फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं जा सकता, 1,3,0 इस पे भी नहीं जा सकता, इसको मैंने कट कर दिया। 3,2,0, 2,2,0, 3,1,0, ये स्टेट्स लीगल हैं तो इनको मैं रख सकता हूँ। फिर इसके बाद मैंने 3,2,0 को अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंड करता हूँ तो मैं किस स्टेट पे आ सकता हूँ, मैं दोबारा 3,3,1 पे आ सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग जो ट्री होता है, जब जनरल सर्च अप्लाई कर रहे होते हैं ट्री के ऊपर, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम सिंपली जिस भी स्टेप के ऊपर होते हैं, ठीक है, यानी जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसको रूट कहा जाता है, रूट ऑफ ट्री कहा जाता है, पेरेंट नोड भी कह सकते हैं आप। ठीक है, रूट से हम स्टार्ट करते हैं और हमेशा हम टॉप टू डाउन सक्सेसर्स में मूव करते रहते हैं। ठीक है, और सक्सेसर्स को हम डिफरेंट अप्रोचेस की हेल्प से या डिफरेंट तरीकों से हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, जिसको एक्सपेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, कि जो हमारा जो ट्री है उसको हम एक्सपेंड करते हैं और उसकी बेस के ऊपर हमारे पास जो पाथ ओपन होता है, उस पाथ के बेस के ऊपर फिर हम आगे फर्दर पाथ के ऊपर मूव करते हैं और फाइनली हम गोल स्टेट की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए ट्री के अंदर इस पाथ को या इस एक्सपेंशन को सर्च करने के डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, ये तो जनरल सर्च है ना, जो एक कह लें आप रफ इसको आप ये कह सकते हैं कि वन बाय वन हम हर स्टेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी ट्री के अंदर ब्रूट फोर्स अप्लाई कर दें इन शॉर्ट। ठीक है, अ, हाँ, बोर्ड की वाली कंडीशन वो अपनी जगह, फवाद बिल्कुल आपकी वो है बात दुरुस्त है कि तीन नहीं आ सकते। यहाँ पे 3,2,0 है तो ये बचे हुए की बात हो रही है कि 3,2 ये बचे हुए हैं, ये उल्टा चला आ रहा है। मतलब थ्री का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि थ्री बोर्ड के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि बोर्ड के ऊपर एक है उसमें से, तो ये उल्टा है। तो इस लिहाज से आपको वो कंफ्यूज कर रहा होगा। ठीक है,
अच्छा जी, जिस तरीके से हमने गोल फॉर्मुलेशन या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के लिए जब हमने देखा तो उसमें कुछ स्टेट्स थी या कुछ एग्जांपल्स थी जिनको हमने देखा, ठीक है? हम बात कर रहे थे जर्नल सर्च के बारे में, तो जो हमारा मिशनरीज एंड कैनाबिल का प्रॉब्लम है, अगर हम उसका ट्री बनाएं फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो ट्री के बारे में हमें पता है कि ट्री इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ग्राफ दैट हैज नो साइकिल्स, ठीक है? होता ट्री ग्राफ ही है लेकिन उसमें साइकिल्स नहीं होते बस, ठीक है? यानी लूप नहीं होता। तो अगर मिशनरीज एंड कैनाबिल के प्रॉब्लम को मैं लूं, ठीक है, तो 3,3,1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो इसको एक्सपेंड करें तो डिफरेंट स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल जो है वो आ जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर जो हमारा वो है, कुछ स्टेट्स ऐसी होंगी जो जिनके ऊपर हम लोग नहीं जा सकते, जो कि अचीवेबल नहीं है, तो उन स्टेट्स को हमने डायरेक्ट कट कर दिया, ठीक है? और जो हमारी अगर हमने फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने एक 3,3,1 को एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास आया, तो उसके बाद हमने कोई भी एक नोड पकड़ी, ठीक है, जो सबसे पहले हमारे पास आई, हमने उसको एक्सपेंड कर दिया। ये जर्नल सर्च स्ट्रेटजी, जिस तरह से हम कह लें ट्री के अंदर हम लोग ब्रूट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है? सही है। तो ये वो थी। तो जिस तरीके से हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के लिए कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, इसी तरीके से ये कुछ नोटेशंस या कुछ टर्म्स हैं जो कि आपके आगे हम लोग फर्दर जितने भी एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे उनमें हमारे लिए हेल्पफुल होंगी, फ्रूटफुल होंगी। तो उनको पहले डिस्क्रिप्शंस को समझ लेते हैं। नोड एक्सपेंशन का मतलब क्या है? नोड एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास सक्सेसर्स हैं उन सबको आप ओपन कर दें। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल एक नोड को चूज कर रहा हूँ तो उसके जितने भी सक्सेसर्स हैं वो मेरे लिए ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 3,3,1 को चूज किया जब एक्सपेंड करने के लिए, तो इसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो सारी मेरे लिए ओपन हो गई, ठीक है? लेट्स से इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, गेम का लेवल कह लें आप, कि आपने सर्टेन लेवल क्रॉस कर लिया अगर गेम का, तो आपके लिए नेक्स्ट लेवल्स ओपन हो गए, ठीक है? तो नोड एक्सपेंशन इज सॉर्ट ऑफ दैट थिंग कि आपने एक जितने भी आपके पास उसके उस नोड को एक्सपेंड करके सक्सेसर्स बनते हैं वो सारे आपने नोड एक्सपेंशन का मतलब ये है कि आपने जब नोड्स चूज करी, नोड एक्सपेंड करी, तो जितने भी सक्सेसर्स हैं उनके, यानी उसकी जितनी भी लिंक्ड नोड्स हैं उससे, वो सारी की सारी आपके लिए ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट टर्म इज फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास नोड्स अवेलेबल हैं एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, सेट ऑफ ऑल द नोड्स, यानी आपका जो पूरा कंप्लीट ट्री है आपके पास, ये पूरा ग्राफ है, वो बेसिकली आपका फ्रंटियर कहलाता है, जिसको आप एक्सप्लोर करने वाले हैं या जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है? इसी तरीके से सर्च स्ट्रेटेजी जो भी आप स्ट्रेटेजी डिफाइन करें एक्सपेंड करने के लिए नोड्स को, ठीक है, वो आपकी सर्च स्ट्रेटेजी कहलाएगी। कुछ स्ट्रेटजीज जनरल सर्च स्ट्रेटजीज है, कुछ स्ट्रेटजीज खाली ट्री बेस्ड है, ठीक है? जी, रूट नोड को हम लोग पेरेंट नोड भी कहते हैं। सिर्फ नोड को नहीं, सिर्फ रूट नोड को, जो रूट होती है ROOT, ठीक है? और ट्री सर्च बेस्ड एल्गोरिथम क्या होते हैं कि आपका जो एल्गोरिथम है और ट्री सर्च के अंदर ऐसी स्ट्रेटजी को हम अडॉप्ट करते हैं जिसके थ्रू जिसके अंदर कोई लूप के अंदर हम एंटर ना हो जाए, क्योंकि ट्री के अंदर लूप नहीं होते, तो इस वजह से उस कंडीशन को ख्याल रखते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी जैसे ग्राफ सर्च स्ट्रेटजीज होती हैं। ग्राफ सर्च स्ट्रेटजीज जो होती हैं उसमें हम लोग सेट रखते हैं विजिटेड नोड्स का, और उस सेट की बेस के ऊपर हम लोग ये चेक कर रहे होते हैं कि आइदर हमने इस नोड को या ये जो हमारा पाथ है इसको हमने एक्सप्लोर किया या नहीं किया, जिसको एक्सप्लोर्ड सेट भी कहा जाता है, ठीक है? कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो कि ट्री बेस्ड होते हैं सर्चिंग, कुछ सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं जो कि ग्राफ बेस्ड होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि दोनों पे चल जाते हैं, जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये आपने पढ़ा होगा, तो ये ट्री के ऊपर भी रन हो सकते हैं, ये ग्राफ के ऊपर भी रन हो सकते हैं, इनके अंदर डुअल नेचर है, ठीक है? इसी तरीके से जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज कर सकते हैं जब सर्च ट्री अप्लाई कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए क्यू है और स्टैक भी है। तो पुश एंड पॉप इंसर्ट, इस तरीके से इन क्यू डी क्यू, जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं आप सारे यूज करते हुए सर्च ट्री को जब कोड वाइज इंप्लीमेंट करना चाहो इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? एन स्टेट का मतलब ये कि जो स्टेट स्पेस है आपका वो आपका एन स्टेट कहलाता है। एन डॉट पेरेंट का मतलब ये है कि जो आपकी सर्च ट्री है जिससे वो नोड्स जनरेट हुई है वो उस नोड का पेरेंट कहलाएगा। एक्शन, एक्शन बेसिकली आप जब पेरेंट नोड को एक्सप्लोर करेंगे या एक्सपेंड करेंगे तो उससे जो नोड बन रही है, जो नोड ओपन हो रही है एक्सपेंड होने के बाद, वो बेसिकली आपके लिए एक्शन होगा। और एन डॉट पाथ कॉस्ट आपकी जो
उस रूट तक या उस नोड तक पहुँचने के लिए जो कॉस्ट आप पे कर रहे हैं, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी, इन द फॉर्म ऑफ टाइम, तो वो आपकी बेसिकली पाथ कॉस्ट कहलाती है और इसको हम लोग जी ऑफ एन से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जी ऑफ एन पढ़ा जाता है इसको, जी और ब्रैकेट में एन जो लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है? जी ऑफ एन। तो यहाँ तक सब क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी किसी की भी? सबको क्लियर है? चलें, गुड जी है। सर। सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड पेरेंट वाली बात, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल आपने जब 8 को ओपन करेंगे इस नोड को, ठीक है? तो इसकी पेरेंट नोड कुछ ना कुछ होगी, कोई कुछ स्टेट्स होंगी जिन स्टेट्स के थ्रू आप इस नोड तक पहुंच सकते हैं। तो हर स्टेट का कुछ ना कुछ एक्शन होगा, कुछ ना कुछ उसकी डेप्थ होगी, कुछ ना कुछ उसकी पाथ कॉस्ट होगी और कुछ ना कुछ उस तक पहुंचने का और उससे कुछ ना कुछ पाथ बेसिकली आगे निकल रहा होगा, ठीक है? तो हर नोड के अंदर या जो भी आप सर्च ट्री के अंदर नोड्स होती हैं, उनका बेसिकली यही बिहेवियर होता है, ठीक है? कि आपके हर नोड के तक पहुँचने का कोई रास्ता होता है, जिसको आप पाथ कह सकते हैं और वो नोड खुद किसी ना किसी पैरेंट से बेसिकली निकल रही होती है या अगर रूट नोड है, पैरेंट नोड खुद है वो, तो वो पैरेंट नोड ही होगी और उसकी कुछ ना कुछ उससे फर्दर कुछ ना कुछ एक्शंस होते हैं कि मुझे राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, क्या करना है, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर हम लोग स्ट्रेटजी अपनी डिवाइस कर रहे होते हैं। तो जो हमने जर्नल सर्च अभी ट्री देखा जिसको हमने मिशनरीज एंड कैनाबल्स के प्रॉब्लम के ऊपर मैप किया, तो अगर उसका हम एल्गोरिथम लिखना चाहें, ठीक है? या इसका सूडो कोड लिखना चाहे तो वो एक सिंपल सा सूडो कोड होगा, ठीक है? वो क्या होगा, एक फंक्शन होगा हमारे पास, ठीक है? जो कि ट्री सर्च का होगा। उसको हम प्रॉब्लम देंगे जो कि हमने सॉल्व करना है और वो हमें रिटर्न करेगा या तो सॉल्यूशन, अगर कोई पॉसिबल सॉल्यूशन उसका होगा, और अदरवाइज उसका फेलियर रिटर्न कर देगा कि इसका कोई पॉसिबल मेरे पास ट्रैवर्सल अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले हमारा हमेशा काम होता है कि हम फ्रंटियर को इनिशियलाइज कर देंगे, यानी जितनी भी हमारे पास नोड्स हैं पॉसिबल, पूरा जो हमारे पास मैप है या पूरा जो राउट है हमारा, जो पूरा हमारे पास नोड्स का नेटवर्क है, उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे। फिर लूप लगा देंगे उसके ऊपर। अगर आपका फ्रंटियर एम्प्टी है, यानी अगर आपके फ्रंटियर में अंदर कोई नोड्स ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपके उस फ्रंटियर के अंदर कोई पाथ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अदरवाइज जो भी आपकी नोड हो, ठीक है, आप लीफ नोड को चूज करें और उस लीफ नोड को फ्रंटियर से हटा दें। लीफ नोड का मतलब आपको पता होगा, पेरेंट नोड से जो नोड निकल रही होती है उसको लीफ नोड भी कहा जाता है, ठीक है? तो लीफ नोड को चूज करने करके रिमूव करने का मकसद यहाँ पे ये है कि जो आपने जो भी नोड चूज करी है उसको एक्सपेंड करेंगे, तो जब एक्सपेंड करेंगे तो लीफ नोड्स उसकी मिलेंगी। लीफ नोड में से किसी भी एक लीफ नोड को जब आप एक्सप्लोर कर लेंगे तो आप उस नोड को उस एक्सप्लोर नेटवर्क में से हटा देंगे कि आपने इस नोड को विजिट कर लिया है, तो आप एक्सप्लोर सेट के अंदर उसको बेसिकली डाल देंगे, या जो भी आपका पाथ जिस तरीके से भी आप मेंटेन कर रहे होंगे आप उस पाथ में उसको रख देंगे कि ये जो मेरी नोड है इसको मैं विजिट कर चुका हूँ, इसको मुझे दोबारा विजिट ताकि ना करना पड़े, ठीक है? तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे फ्रंटियर से। अगर जो हमारी नोड है, जिसके ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, जिसके ऊपर हम लोग स्टैंड करते हैं, अगर वो गोल स्टेट है, तो उस नोड से लेकर जहाँ जो पाथ हम फॉलो करते हुए आए हैं, उसका पूरा जो सॉल्यूशन हमने मेंटेन किया है इन द फॉर्म ऑफ सेट, इन द फॉर्म ऑफ एरे, इन द फॉर्म ऑफ व्हाटएवर द डाटा स्ट्रक्चर इज, उसको हम रख लेंगे और उसको हम रिटर्न करवा देंगे। अदरवाइज हम नेक्स्ट नोड को चूज करेंगे और इसी तरीके से उसको फ्रंटियर से रिमूव करते रहेंगे अंटिल द अनलेस जब तक हम सॉल्यूशन तक या गोल स्टेट तक ना पहुंच जाएं। बिल्कुल, जो नोड जिस नोड को हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद जो एक-एक करके हम जो उसकी लीफ नोड होगी, उसको हम लोग निकालते रहेंगे, वन बाय वन विज़िट करके रिमूव करते रहेंगे। रिमूव करने का मतलब ये है कि हमने इसको विज़िट कर लिया, इसको हम मार्क कर लेंगे अपने नेटवर्क के अंदर, ठीक है? रिमूव करने का ये मतलब नहीं है कि उसको हम उस नेटवर्क से डिलीट कर देंगे। रिमूव करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम उसको किसी तरीके से मार्क कर लेंगे। जिस तरीके से ग्राफ्स के अंदर हमारे पास सेट होता है, ठीक है? और ट्री के अंदर भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यू और स्टैक के हमने इस वैल्यू को बेसिकली पुश या पॉप कर लिया है, या इन क्यू या डी क्यू कर लिया है, तो उसकी बेस के ऊपर हम लोग ये मेंटेन मैनेज कर सकते हैं। एक फ्लैग लगा दें बुलियन का, यस और नो का, कि ये रीड हुई है नोड या नहीं हुई। अगर हो गई है तो उसको दोबारा विजिट करने की जरूरत नहीं है।
ये चीज क्लियर है, ये एल्गोरिथम, ये सूडो कोड क्लियर है सबको? ये सूडो कोड सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई हैसल? क्या प्रॉब्लम है, हम मत पूछो। जो चीज क्लियर नहीं है पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा रिपीट कर। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से तो ऑब्वियसली आपको फिर इसका तो वो करना पड़ेगा, कोड करके इसको ट्राई करना पड़ेगा। तो उसको आप ट्राई कर सकते हो, कोई भी सी शार्प में आपने फॉर एग्जांपल काम किया है ना आप लोगों ने, तो सी शार्प के ऊपर एक फंक्शन बनाओ, एक मेथड बनाओ, ठीक है, सर्च ट्री के नाम से। वो एक फॉर एग्जांपल वो क्यू ले, और उस क्यू के ऊपर ये फंक्शनैलिटी अप्लाई कर दो, और नेक्स्ट क्लास में सबको दिखा भी दो। ये तो सबके लिए ठीक है। क्या हुआ, सैड फेस क्यों बना रहे हो? प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि उसमें जो सूडो कोड है उसमें क्या वो सही है या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मुश्किल क्यों हो जाएगा, सूडो कोड दिया हुआ है, एल्गोरिथम दिया हुआ है, ट्राई कर लो। बीएफएस डीएफएस तो आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ होगा, तो बीएफएस डीएफएस जैसे अप्लाई किया था उसी का एक वर्जन है ये, जो जनरल है। बीएफएस डीएफएस में आप एक सर्टेन एडजेसेंसी लिस्ट या एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना के उससे काम कर रहे होते हो। यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स या एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू ये वाला काम भी हो सकता है। या अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी देख लूंगा, मैं दिखा दूंगा, टू डायमेंशनल एरे से काम हो जाएगा बिल्कुल। कोई भी ट्राई कर ले, सबको दिखा दे। मैं भी ट्राई कर लूंगा, मुझे अगर टाइम मिल गया ये तो फिर मैं भी इसको देख लूंगा, मैं बना सका तो मैं बना के आप लोग को दिखा दूंगा, वरना आप में से कोई दिखा दे। एक्चुअल सूडो कोड दिया हुआ है, सूडो कोड समझ आ जाए तो उसका कोड करना सिंटेक्स के लिए तो आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, और उससे उससे आप इसको कर सकते हो। ट्राई करो, अच्छी बात है, गुड है। इसी तरीके से जनरल ट्री सर्च एल्गोरिथम था, इसी तरीके से जनरल ग्राफ सर्च एल्गोरिथम है। उस पिछले प्रीवियस एल्गोरिथम और एल्गोरिथम में जस्ट डिफरेंस ये है कि इसमें आप एक्सप्लोर सेट को मेंटेन कर रहे होंगे बस, बाकी सारा प्रॉब्लम सेम है। यहाँ पे आप एक्सप्लोर सेट को मेंटेन नहीं कर रहे थे, बस फ्रंटियर से उस नोड को रिमूव कर रहे थे, लाइक यूजिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक और क्यू। और या ग्राफ सर्च के अंदर आप लोग सिंपली वही वाला काम आप लोग एक्सप्लोर सेट की हेल्प से कर रहे होगे, आप एक सेट मेंटेन कर रहे होगे, और उसमें आप जो आपके जो पाथ है उसको मेंटेन कर रहे होगे, जो आपका पाथ है कि उसमें कौन कौन सी नोड्स हैं जिनको आपने विजिट कर लिया, और कौन कौन सी नोड्स हैं जो अभी बाकी हैं विजिट होने से। बाकी पूरा एल्गोरिथम वही है कि आपने इनिशियलाइज करा फ्रंटियर, प्रॉब्लम आपको मिल गया, उसके बाद आपने एक्सप्लोर सेट उसको इनिशियलाइज करा। स्टार्टिंग में एक्सप्लोर सेट आपका जीरो होगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें, कि आपने किसी भी चीज को भी वो नहीं किया इम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके अलावा फिर अगर जो नोड है जिसपे भी आप हैं, अगर वो रूट नोड है, लीफ नोड है, तो उसको आप चूज करें और उसको एक्सप्लोर सेट में ऐड कर दें, अगर वो गोल है तो फिर इस तरीके से। स्लाइड्स मैंने अभी तक मैंने एजेंट की स्लाइड शेयर कर दी थी। मैं एलएमएस पे भी कोशिश करता हूँ, मैं आज इंशाल्लाह या तो कुछ करता हूँ, मैं डाल देता हूँ एलएमएस पे, और जीसी दोनों पे डाल देता हूँ। ठीक है। मैंने 3 लेक्चर्स यूज करे हैं अभी तक, ठीक है, जिसमें आपका वो है असाइनमेंट 1 तो मैंने कोई नहीं दिया, असाइनमेंट 1 तो मैंने जो माइलस्टोन 1 है वही आपका असाइनमेंट 1 के तौर पे कंसिडर करूंगा, अलग से असाइनमेंट तो मैंने कोई नहीं दिया। एक स्टूडेंट की मेरे पास ईमेल भी आई थी कि या गूगल क्लासरूम का कोड दे दो कोई वहाज को। मैंने माइलस्टोन 1 रखा हुआ है, माइलस्टोन 1 है, असाइनमेंट 1 तो मैंने कोई दिया ही नहीं। माइलस्टोन असाइनमेंट कब दिया मैंने कोई अलग से? जो माइलस्टोन 1 है वही आपका असाइनमेंट के तौर पे कंसिडर कर लूंगा मैं। आप लोग उसको कंप्लीट, उसकी जो प्रपोजल है अपने प्रोजेक्ट का वो बना के दो, वो आपका माइलस्टोन है। माइलस्टोन का क्या बता दूं, वहां पे सब कुछ तो लिखा हुआ है।
कि आपने एक रिपोर्ट सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपने देना है कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं और उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप की मेथोडोलॉजी क्या होगी, आपका किस वे थ्रू से आप उस प्रोजेक्ट को डील करोगे और एंड में आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन के रिजल्ट्स क्या होंगे उसके जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ताकि फाइनल में जब वो इवेल्युएट हो रहा हो आपका प्रोजेक्ट, तो पता हो सबको, आपको ही पता हो कि मैंने ये सबमिट किया था तो वो करना है। एक मेंबर कर दे, दो में से एक मेंबर कर दे, इनफ है। नेम मेंशन कर दें, बाकी एक मेंबर भी हो कोई मसला नहीं है। नहीं, लैंग्वेज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सी शार्प पे काम करें, आप पाइथन पे काम करें, आप जावा पे काम करें, आप गो पे काम करें, आप रस्ट पे काम करें, एज यू विश, आपकी मर्जी है। किसी भी लैंग्वेज पे काम कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मैं आप जो प्रपोज कर रहे हैं मैं उस चीज को चेक करूंगा कि वो इम्प्लीमेंटेशन चीज की हो रही है नहीं हो रही। उसको आप 100 लाइन के अंदर करें, उसको आप 2 लाइन के अंदर करें, वो आपकी मर्जी है। आप एपीआई यूज करें, एपीआई ना यूज करें, सारी आपकी मर्जी है। ठीक है, अली मैं कर दूंगा, कितनी दफा बोलोगे? मैं सारी स्लाइड अपलोड कर दूंगा, आज बोला तो है इंशाल्लाह। इस चीज की टेंशन है, कहीं भाग रहा हूँ मैं? यहाँ भाग रहे हो कहीं? प्रोजेक्ट की लिस्ट दे दूं? प्रोजेक्ट की लिस्ट भी चलो मैं अपलोड कर देता हूँ भाई। एरियाज में लिस्ट कर देता हूँ, और वो ले लो। ग्रुप मेंबर कोई भी ले लो अपनी मर्जी से, जिनके साथ आप काम कर सकते हो। क्या कह रहे हैं? अरे नहीं, लड़के लड़के सब पढ़ते हैं। सिंगल भी बना सकते हैं, सिंगल आपकी मर्जी है। ऑरेकल एपेक्स पे दे सकते हो, लेकिन डेटाबेस का, डेटाबेस में एआई का क्या फीचर इंप्लीमेंट करोगे? एआई तो हो उसमें, दानिश। या तो उसमें कोई सर्च एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करके दिखाओ, या तो उसमें कोई स्ट्रेटजी अप्लाई करो एआई की। गेम भी बना सकते हो। मुझे प्रपोजल में लिख के दो ये सारी बातें कि मैं ये बनाना चाहता हूँ। अगर वो सही होगा तो मैं बता दूंगा भाई ये एक्सेप्टेड है, अगर सही नहीं होगा तो मैं बता दूंगा ये रिजेक्टेड है, खत्म। होने को तो दुनिया में 10,000 चीजें हैं, वो सब हो सकती हैं। अच्छा जी, काफी सारा टाइम आप लोगों ने अभी प्रोजेक्ट डिस्कशन के ऊपर लगवा दिया। उसको भी फिलहाल डिस्कस करना नहीं था मुझे, हालांकि खैर। आवाज आ रही है मेरी क्लियर सबको? अच्छा जी, बीच में वो कभी कभार नेट का करता है, इसलिए मैंने मतलब पूछ लूं पहले। बना लो उड़ने वाली कार तलहा तहा। नमाज ब्रेक में देता हूँ थोड़ी देर में, मुझे आप बस मुझे 10 मिनट और दे दें, उसके बाद मैं आपको वो दे देता हूँ, ब्रेक दे देता हूँ। ठीक है, जैसे ये स्लाइड मुझे कवर करने दो, उसके बाद आप ब्रेक लेना, इसके बाद सर्च स्ट्रेटजी शुरू हो जाएंगी, फिर हम लोग वो ब्रेक के बाद देखेंगे, वरना फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे, वो देखते हैं। लेकिन कोशिश करूंगा मैं इस वीक में उसका कुछ ना कुछ ओवरव्यू दे दूं। अच्छा जी, जब भी आप किसी भी सर्च स्ट्रेटजी को चेक कर रहे होते हैं, या सर्च स्ट्रेटजी आप बना रहे होते हैं, तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको आप देख रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया इज completeness, second criteria is time complexity, third criteria is space complexity, and fourth criteria is optimality. अच्छा जी, नहीं आवाज मैंने वो खुद म्यूट किया था। अच्छा जी, तो 4 क्राइटेरिया हैं बेसिकली। जब भी हम किसी भी सर्च स्ट्रेटजी को एवेल्युएट करते हैं, तो इन 4 बेसिकली क्राइटेरियाज के बेस के ऊपर हम करते हैं। फर्स्ट वन इज completeness, सेकंड वन इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड वन इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड फोर्थ वन इज ऑप्टिमैलिटी। ठीक है,
कंप्लीटनेस क्या है? कंप्लीटनेस बेसिकली कि जो भी आप स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, क्या वो आपको ये गारंटी देती है कि वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करके देगी, आपको गोल स्टेट पे पहुंचाएगी? चाहे वो टाइम ज्यादा ले कम ले वो अलग बात है, लेकिन कंप्लीटनेस बेसिकली ये है कि आपको वो स्ट्रेटजी गारंटी करे कि मैं सॉल्यूशन के ऊपर आप पहुंच जाएंगे उस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए। सेकंड थिंग इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि कितना टाइम आपका एल्गोरिथम या स्ट्रेटजी ले रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और फोर्थ थर्ड थिंग इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि उसको कितनी मेमोरी चाहिए, आपका मेमोरी स्पेस चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि जब भी आपका एल्गोरिथम कंप्यूटर्स को यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, तो ड्यूरिंग द इवेल्युएशन ऑफ सॉल्यूशन आपका कंप्लीट प्रॉब्लम मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होता है, सेव हो रहा होता है। और उसके बाद जब इवेल्युएट हो जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है, उसके बाद आपकी मेमोरी स्पेस फ्री होता है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जब भी आप सर्च स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करेंगे। एंड द फोर्थ वन इज ऑप्टिमैलिटी, कि जो भी आपकी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हैं, क्या वो आपको अच्छा सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दे रही है, नहीं दे रही। ठीक है। ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट सॉल्यूशन, नॉट द बेस्ट पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फ्रॉम द ऑल। नॉट गारंटीड कि वो सॉल्यूशन सबसे ज्यादा उससे बेहतर सॉल्यूशन मतलब एग्जिस्ट ना करता हो। गुड सॉल्यूशन या रीजनेबल सॉल्यूशन आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कहा जाता है। तो जो भी आप स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, तो क्या वो आपको रीजनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है विद द लो कॉस्ट, पाथ कॉस्ट और लो स्पेस कॉस्ट। तो ये चार क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस के ऊपर आप अपने सर्च स्ट्रेटजी को हमेशा इवेल्युएट करते हैं। और कुछ और टर्म्स भी हैं जो कि हम लोग जब कॉम्प्लेक्सिटी इवेल्युएट कर रहे होते हैं उसमें हम देख रहे होते हैं। एक ब्रांचिंग फैक्टर होता है कि आपका जो एल्गोरिथम है वो कितना उसको एक्सपेंड करता है। डेप्थ ऑफ शैलोएस्ट गोल नोड, कि जो आपका जो गोल स्टेट है जिस पे है उसकी डेप्थ क्या है। और इसी तरीके से मैक्सिमम लेंथ फॉर एनी पाथ इन द स्टेट स्पेस, यानी कि जो भी आपका पूरा नेटवर्क है, जो भी आपका पूरा प्रॉब्लम स्पेस है, उसकी मैक्सिमम पाथ लेंथ क्या है, उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या है। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक आपके पास सर्च नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल उसकी अगर मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम लेंथ 10 है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई एक ऐसी नोड है जिसकी जो लेंथ है वो 10 होगी। कॉम्प्लेक्सिटी पे हम हमेशा डिपेंड करते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स। सम टाइम हमारे लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सम टाइम्स हमारे लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। करंटली हम जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपेरिजन टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि स्पेस हमारे पास जो मेमोरी है वो चीप हो चुकी है। तो मेमोरी परचेज करना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन टाइम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। तो उसके लिहाज से हम लोग इस चीज को देख रहे होते हैं कि टाइम हमारा कम से कम लग रहा हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हम आज क्या बात करना चाहते थे? अब मैं ब्रेक दे रहा हूँ तो मुझे बता दो। नहीं, हम्माद, सैयद हम्माद। हम्माद सिद्दीकी आप नहीं, सैयद हम्माद। क्या इशू आ रहा है सैयद हम्माद? अटेंडेंस डाल दो भाई, अटेंडेंस भी डाल दो जल्दी से। तो मैं तो अटेंडेंस तुम्हारी, अगर तुम क्लास में होते तो अटेंडेंस तो मार्क हो रही है तुम्हारी फिर। तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है कि एब्सेंट्स आ रही हैं तुम्हारी? अगर एब्सेंट्स आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कोर्स रजिस्ट्रेशन में कुछ और मसला तो नहीं है। इसको चेक करना पड़ेगा, कि मेरी तरफ से तो मैं तो मार्क कर रहा हूँ प्रेजेंट, जो स्टूडेंट होता है प्रेजेंट उसको। मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट बीच में भी एक दफा भी आए उसकी भी मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ। तो मुझे एक काम करो, मुझे वो करो, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो अपनी अटेंडेंस का। तुम लोग आपके पास वो आपके एलएमएस के ऊपर आ रहा होगा। ठीक है। तो वो मुझे भेज दो किस किस दिन का वो आ रहा है, एब्सेंट्स आ रही है, तो मैं डिस्कस कर लूंगा। आपने लेट रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराई थी? हम्माद, सैयद हम्माद।
अगर लेट रजिस्ट्रेशन कराई थी तो मे बी शायद वो पिछले जो वीक्स है ना जिनको आपने नहीं लिया हो सकता है उनको वो ऐड कर रहा हो, तो उसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम आ रहा हो। ये वाला प्रॉब्लम को कुछ कह नहीं सकता मैं, मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज देना ईमेल पे ना, sirajmunir93@gmail.com, SIRAJMUNIR93@gmail.com, इसमें स्क्रीनशॉट के साथ मुझे ईमेल कर देना, ठीक है। तो मैं देखता हूँ उसको कि क्या है। रिसर्च पेपर की अच्छी वेबसाइट्स रिसर्च गेट है, और इसके अलावा गूगल स्कॉलर है। गूगल स्कॉलर सबसे टॉप पे, वो तो पूरा सर्च इंजन है, गूगल स्कॉलर देख लो। और उसके बाद आपका रिसर्च गेट है जिसमें आपको पेपर्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, वरना पीडीएफ फॉर्म में आपको पेपर ज़्यादातर मिलते नहीं है। मैं रिसर्च पेपर पे काम कर सकते हो प्रोजेक्ट में, बिल्कुल मैं उसको अप्रिशिएट सर करूंगा। सर हाँ बोले। सर आप अपनी ईमेल एड्रेस चैट में लिख सकते हैं प्लीज। लिख देता हूँ भाई, एक मिनट। सर रिसर्च पेपर हम अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो साइंस हब से कर सकते हैं, SWI-HUB। कभी कभार जो ऑथर होता है वो उसको पब्लिक कर भी देता है, तो साहिब पे तो जब जाए जब आपको वो चाहिए हो। साहिब इन शॉर्ट लीगली सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। वो आपको प्रॉक्सीज के थ्रू बेसिकली उस पाथ तक पहुंचाता है और पेपर आपको देता है। अब्दुल मोइज स्टैटिकल एनालिसिस वगैरह के ऊपर भी काम कर सकते हो। तो आप लोग कीट की ईमेल नहीं बनी हुई, pf कीट.edu.pk करके? अगर वो आप लोग यूनिवर्सिटी की बनी है तो फिर तो आप यूज कर सकते हो। मोबाइल ऑटोमेशन टेस्टिंग इज डिफरेंट कामरान। ऑटोमेशन टेस्टिंग एआई नहीं है, एआई के लिहाज से देखो ना। अच्छा तुम लोगों की वो ईमेल ही नहीं है तो ये तुम लोगों का मसला है। फिर तुम लोग ये जो साइहब बोल रहे हैं ना, मैं लिख देता हूँ साइहब की स्पेलिंग। ये वेबसाइट है, इस पे आपको पेपर्स मिल जाते हैं नॉर्मली। काफी मुश्किल मुश्किल से पेपर नहीं मिल रहे होते तो साइहब पे मिल जाते हैं आपको। तो sci-hub.tu होता है, कभी तो कभी एक और वो डोमेन आता है गूगल उसका। गूगल पे सर्च कर लो। लाइब्रेरी ऑफ जेनेसिस भी है, और भी हैं सर्च इंजन्स हैं ऐसे। लाइब्रेरी ऑफ जेनेसिस भी है, जो इसको genesis.io करके भी है वेबसाइट उसकी। तो डिफरेंट, कभी कभार कोई लिंक चल रहा होता है, कभी कोई लिंक चल रहा होता है, तो गूगल पे सर्च करके इसको डायरेक्ट चला लेना। प्रॉक्सी के थ्रू वैसे नॉर्मली चलता है, फर्स्ट टाइम पे तो आपको चलाने देगा, नेक्स्ट टाइम पे आपको ब्लॉक कर देता है वो कभी कभार गूगल। तो इस चीज़ को देख लेना। अभी हम लोग पे ब्रेक ले लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अभी हम लोग फिर रिकनेक्ट करते हैं। कोशिश होगी मेरे 2:15 तक, मैं कोशिश करूंगा रिकनेक्ट हो लें, ठीक है। तो 2:15 पे हम लोग रिस्टार्ट करेंगे, और ये सर्च स्ट्रेटजीज के आगे से हम लोग फिर थोड़ी सी डिस्कशन करके आज अपनी डिस्कशन एंड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो पूछ लें। नो सर, क्लियर है। ठीक है, थैंक यू।